सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व AITS 24। टोटल हमारी 26 टेस्ट की श्रृंखला है और इसमें से आज हम लोग पहुंच चुके हैं 24 नंबर के टेस्ट पर। यानी अब सिर्फ 2 टेस्ट और हमारे बाकी हैं। अगेन इट इज़ अ फुल सिलेबस टेस्ट। सबसे पहला सवाल है वुड स्पिरिट किसे कहते हैं। आपको याद रखना है मिथेनॉल जो है उसी का दूसरा नाम होता है वुड स्पिरिट। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन। थायरोक्सिन के अंदर आयोडीन होता है और थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाली चीजें हैं और आयोडीन की कमी से गोइटर नामक रोग भी हो जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसमें से कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है ये ढूंढना है। तो इनकरेक्ट में सबसे पहले पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर जो होती है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर चार्ज है +3, यहाँ पर चार्ज है +2 और यहाँ पर है +1। चार्ज बढ़ रहा है, पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, मतलब ये ऑर्डर सही लिखा हुआ है। CO में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसके अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। पार्शियल डबल का मतलब होता है सिंगल और डबल का मिक्सचर। तो अगर आप बॉन्ड लेंथ देखें तो लेंथ के हिसाब से ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है, फिर डबल, फिर पार्शियली डबल। तो ये जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर दिया है ये भी सही लिखा हुआ है। इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है क्योंकि बेरिलियम के दोनों तरफ क्लोरीन लगा हुआ है और वो डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देता है। NF3 और NH3 के अंदर जो NH3 है उसके अंदर डाइपोल मोमेंट यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों तरफ से सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर लोन पेयर है तो लोन पेयर में डायरेक्शन इधर बनेगा और ये भी सपोर्ट कर रहा है। तो NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो NF3 की तुलना में ज़्यादा होता है। रीज़न ये है क्योंकि NH3 में डाइपोल सपोर्ट कर रहे हैं लोन पेयर वाले को और यहाँ NF3 में ये अपोज करते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन इधर की तरफ बनेगा। तो इस वजह से डाइपोल मोमेंट का भी ऑर्डर सही लिखा हुआ है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है और SiHO4 के अंदर 109 डिग्री का बनता है और इसको ज़्यादा लिखा है, तो दिस इज रॉन्ग और रॉन्ग वाले को ही हमें यहाँ पर टिक करना था। एक वीक एसिड है जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁵ है, इसको टाइट्रेट किया गया विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ये बफर का सवाल। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो मतलब सवाल बफर का है। पीएच पूछा गया है तो पीएच का फॉर्मूला बफर में वीक एसिड के लिए क्या होता है, pH = pKa प्लस लॉग ऊपर सॉल्ट और नीचे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाता है। ये हो जाएगा pKa, K कितना दिया है 10⁻⁵, तो pK हो जाएगा 5 प्लस यहाँ लिखेंगे लॉग। अब सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, इन्होंने कहा है कि pH उस टाइम पे बताओ जब 1/3 न्यूट्रलाइजेशन हो चुका हो। तो 1/3 के लिए ये एसिड है और ये बेस है, तो मैं मान लेता हूं कि इसके 3 इक्विवेलेंट लिए गए एसिड के, और जब 1/3 इसमें से न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो यहाँ पर 3 - 1, एक तो इसमें से चला गया, न्यूट्रलाइज हो गया, और एक अगर यहाँ जाएगा तो एक ही इक्विवेलेंट सॉल्ट का बनेगा। सॉल्ट प्लस वाटर बनता है तो सॉल्ट का भी एक इक्विवेलेंट बनेगा। तो जिस टाइम पे 1/3 न्यूट्रलाइजेशन हो चुका होगा उस टाइम पे सॉल्ट का एक इक्विवेलेंट होगा और एसिड का जो बचेगा वो 2 इक्विवेलेंट यहाँ पर बचेगा। तो सॉल्ट की जगह पे आपको लिखना है 1 और यहाँ पे लिखना है 2। तो ये आपके पास बन जाएगा 5 प्लस लॉग, और 1/2 को लिख सकते हैं 2 की पावर -1, -1 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 5 - log 2, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगेन इस तरह का सवाल हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, और तीसरी के बाद सडन जंप आया है। तो अगर 3 और 4 के बीच में सडन जंप आ रहा है तो जो लोअर वैल्यू है ये है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3 है तो हम एल्यूमिनियम को टिक करेंगे क्योंकि ये ग्रुप 13 का मेंबर है एंड दैट विल बी हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या होते हैं, तो दे आर C4 एनोमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। गैलेक्टोज इज अ C4 एनोमर। नाउ C4 एनोमर का मतलब क्या होता है, C4 एनोमर कहना ज्यादा अच्छा नहीं, एपीमर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो देखो अगर मान लो कि 2 कंपाउंड है, एक है A और एक है B, इन दोनों में सिर्फ एक, ओनली 1 कार्बन, एक किसी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, इफ कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एपीमर। किसी भी एक कार्बन पे अलग अलग होना चाहिए, C1 पे हो सकता है, C2 पे, C3, C4 पे, तो दे आर कॉल्ड एपीमर। और अगर यही चीज पहले कार्बन पे हो ग्लूकोज में या दूसरे कार्बन पे हो फ्रक्टोज में, यानी कीटोज के अंदर सेकंड कार्बन या एल्डोज के अंदर फर्स्ट कार्बन, तो हम उनको एनोमर कहते हैं। यानी एनोमर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एपीमर जिसमें C1 पे एपीमेरिज्म शो हो रहा है।
तो एपीमर किसी भी कार्बन पे हो सकता है, एंड एनोमर इज स्पेसिफिकली फॉर C1 इन एल्डोज एंड C2 फॉर कीटोज। तो यहाँ पे जो गैलेक्टोज है वो C4 एनोमर है, और अल्फा और बीटा डी जो पिछले पेपर में था देवर एनोमर एट C1 पोजीशन। कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट को चूज करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर यहाँ पर देखो, सबसे पहले HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4 थर्मल स्टेबिलिटी का सही ऑर्डर लिखा है। यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस होगा बिकॉज 4 ऑक्सीजन है, ज्यादा रेजोनेंस होने का मतलब ज्यादा स्टेबल, तो स्टेबिलिटी इधर की तरफ ज्यादा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर यहाँ पर दिया है, रिड्यूसिंग पावर I माइनस का ज्यादा होता है, ये भी सही बात लिखी है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है +7, यहाँ पे है +1, और यहाँ पे है 0, और यहाँ पे आयोडीन का है -1। तो आप देखें इधर की तरफ जाने पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, जबकि इन्होंने बढ़ता क्रम लिखा है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है जो वो गलत दिया गया। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ये ऑर्डर जो लिखा है ये इसमें रिवर्स होता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर H3PO3 वाले में रिवर्स होता है। अगर इसी में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता तो आप इधर की तरफ लगाते। तो आपको याद रखना है HClO4 वाले में एसिडिक वाला तो ऐसे चलेगा, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर रिवर्स हो जाएगा, विच इज एन एक्सेप्शन ऑल्सो। Which of the following pair of isomer is not correctly matched with its type of isomerism? अगर दो बॉक्स अलग अलग आ गए और लिगेंड एक्सचेंज हो गया, जैसे यहाँ कोबाल्ट के साथ अमोनिया है और यहाँ पर कोबाल्ट के साथ साइनाइड है, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो ये सही लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो ये Cl2 है और NO2 है। नाउ दिस NO2 कैन गेट अटैच्ड विथ नाइट्रोजन एज वेल एज इट कैन गेट अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, और जब लिंकिंग एटम डिफरेंट होते हैं तो उसे लिंकेज आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो ये भी सही लिखा हुआ है। COPY2 यानी पायरिडीन H2O Cl2, यहाँ पर Cl दिख रहा है और यहाँ पे H2O दिख रहा है, और इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहा जा रहा है, तो ये गलत लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि लिगेंड्स एक्सचेंज हो जाते हैं, तो दिस इज नॉट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आयंस डिफरेंट है बाहर की तरफ, तो इसको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। तो रॉन्ग चूज करना था, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। कीटोन्स कैसे बनते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल से। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल इस तरीके से है, यहाँ पर OH होगा, और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये 2 H चले जाएंगे एंड इट विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड O एंड R। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, और सेकेंडरी के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन। Which one of the following gives amine on heating with amide? Again Br2 in aqueous KOH। NCERT में दोनों लिख रखे हैं, अल्कोहलिक या फिर एक्वस, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो चूंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में एक्वस मेंशन किया जाता है, तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो यू विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन फॉर द सेफ साइड, अदरवाइज दोनों ही दिए जाए तो भी सही है। इसमें पूछा गया है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएं। बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो +m, इफ यू सी द बेसिक स्ट्रेंथ it is directly proportional to +m/+i and inversely proportional to -m/-i। अब अगर आप इसमें सबके इफेक्ट, जितने इफेक्ट लग रहे हैं उन सबको अगर लिखें यहाँ पर, तो यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे -m लग रहा है, यहाँ पर +m लग रहा है, यहाँ +i लग रहा है या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, और ये जो है ये मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा पे m तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर -i इफेक्ट लग रहा है। तो अगर हमें चूज करना हो तो सबसे ज्यादा बेहतर हो जाएगा D, तो D विल बी एट द फर्स्ट। D के बाद फिर कम से कम +i इफेक्ट ही मिल जाए तो C, फिर कुछ ना मिले यानी A, और उसके बाद हमको -i और -m में ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ -i वाले की होगी यानी E होगा, और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी B की, क्योंकि इसमें लगा हुआ -m वाला जो ग्रुप है वो बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा कम कर देगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा DCAEB, यानी करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये जो रिएजेंट लिखा है B2H6/THF, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करता है। मार्कोनिकॉफ होता तो हम इसमें रीअरेंजमेंट और सारी चीजें करते, रीअरेंजमेंट नहीं करते मार्कोनिकॉफ में। अगर मार्कोनिकॉफ होता तो हम उसको उस साइड में जोड़ते जहां पर हाइड्रोजन कम है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ चलना है तो यहाँ पे जोड़ेंगे OH और यहाँ पे जुड़ेगा H। तो अवेलेबल ऑप्शंस में से ये वाला सही हो जाएगा, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि OH इधर साइड में जोड़ना है, मार्कोनिकॉफ का उल्टा। फिनॉल एसोसिएट्स इन बेंजीन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक सॉल्यूशन है जिसमें फिनॉल इतने किलोग्राम है, 1 kg बेंजीन में, फ्रीजिंग पॉइंट है 0.69 केल्विन,
तो डिक्रीज ऑफ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिनॉल पूछा गया है। तो इसमें फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। आई इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है, तो इस वजह से आई लिखा है। डेल्टा टी एफ इन्होंने दिया है 0.69। आई का वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, एसोसिएशन, तो उसके लिए आई निकालना पड़ेगा पहले। के एफ का वैल्यू दिया गया है 5.12 और एम यानी मोलैलिटी निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे जो कि है 2 इंटू 10⁻⁻²। किलोग्राम में दिया है, इसको 10⁻³ से गुणा करेंगे तो ग्राम में हो जाएगा। नाउ आफ्टर दैट मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे इसका, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट विल बी 94 फिनॉल का। और इसके बाद फिर अगले नंबर पे यहाँ पर लिखना रहता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, चूंकि 1 kg है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखा भी जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप चाहें तो यहाँ पर 1 लिख भी दें, लेकिन उससे कोई डिफरेंस कैलकुलेशन में नहीं आएगा। यहाँ से जब आप आई कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.63 के बराबर। आई विल बी इक्वल टू 0.63। अब अगर आई आ गया है तो हम अल्फा निकाल सकते हैं। आई बराबर क्या होता है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ये फॉर्मूला लगता है जब हम लोग एसोसिएशन देख रहे हो तो। और इसके अंदर भी चूंकि डाइमर बन रहा है तो अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर आई का वैल्यू लिखोगे 0.63 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये अल्फा में से अल्फा बाई 2 घट जाएगा तो ये अल्फा बाई 2 आ जाएगा। इसको अल्फा बाई 2 इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो इट विल कम आउट अल्फा इज इक्वल्स टू 0.734। परसेंटेज में है तो 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 73.4%। सवाल में डेल्टा टीएफ दिया था, केएफ दिया है, मोलैलिटी के लिए भी सारा डेटा दिया है, तो आई निकाल लेंगे और आई से फिर हम लोग अल्फा निकाल लेंगे। जब डाइमर बनाता है तो एन की वैल्यू 2 लिखते हैं, ट्राइमर में 3 लिखते हैं, इसी तरीके से एन का वैल्यू आप लिख सकते हैं। डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप बाहर से हीट ले भी नहीं सकते और बाहर हीट भेज भी नहीं सकते, तो Q विल बी इक्वल टू 0 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। उस केस में क्या होगा, डेल्टा U विल बी इक्वल टू W, यानी कि सही जवाब हो जाएगा एडियाबैटिक वर्क। एडियाबैटिक प्रोसेस में या एडियाबैटिक वर्क जो होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। अमंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन द वन वेयर ऑल मेटल आयंस हैव 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले टाइटेनियम को देखते हैं। नॉर्मली इसका जेड जो है वो कितना है 22, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 4s2 3d2। अब अगर इसको आपको 3d2 बनाना है तो 4s के इलेक्ट्रॉन गायब करने पड़ेंगे, यानी Ti+2 जो होगा उसके अंदर आपको 3d2 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। तो ये करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा क्योंकि किसी और के अंदर आपको Ti+2 मेंशन नहीं किया गया है। तो द करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर देखो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K है, K1, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा गया है K2। तो अगर मुझे वो वाला रिएक्शन लाना है तो एक तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा और 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब रिवर्स करते हैं तो 1/K1 लिख लेते हैं और 2 से गुणा करते हैं तो पावर 2 लगा देते हैं, तो दिस विल बिकम K2 इज इक्वल्स टू 1/K1 का स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो 1 वाले तो कभी ऑप्टिकली एक्टिव हो नहीं सकते, 2-क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं ब्यूटेन बनाऊंगा तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। 2 नंबर पे मैंने क्लोरो लगा दिया। अब आप इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को, इसके एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो 2-क्लोरोब्यूटेन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। तो इसमें आप 1850 नैनोग्राम, मतलब 1850 इंटू 10⁻⁻9 ग्राम हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 1.85 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। तो एक तो ये पहला, सबको इसी ग्राम में कर लेते हैं, सेम यूनिट में करेंगे। दूसरा वाला पहले से ही ग्राम में लिखा हुआ है, ये 10⁻⁻4 है, -6 है तो अभी तो यही छोटा है। ये 10⁻³ और ये माइक्रोग्राम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻6 ग्राम। तो ये -6 में से 3 चला जाएगा तो इट विल कम आउट टू बी 1.85 इंटू 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। इसको अगर देखें तो एक किलोग्राम में लिखा है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा कितना, 1.85 इंटू 10⁻³ ग्राम।
तो इन सब में अगर देखा जाए तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो पहली वाली हो जाएगी। अगर ऑर्डर बनाने को कहे तो सबसे बड़ी वैल्यू ये दोनों हैं, दोनों चूंकि आपस में बराबर हैं, देन आफ्टर ये आएगा और देन आफ्टर ये आएगा अगर ऑर्डर पूछा जाए। अगर कभी ऐसा कंपैरिजन करने को आता है तो सबसे पहले आपको सबकी यूनिट एक जैसी कर लेनी है, देन आफ्टर ओनली यू कैन कंपेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज मोस्ट स्टेबल फॉर अ चिलेट रिंग, 2 3 4 5, तो आपको 5 को टिक करना पड़ेगा। जितना ज्यादा रिंग बनेगा, जितना ज्यादा चिलेशन होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसमें से पूछा गया है कि कौन एरोमेटिक है, तो हकल्स रूल ये बोलता है कि आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए या पाई बॉन्ड जो होना चाहिए वो ऑड नंबर में होना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको तो मैं नहीं टिक करूंगा। यहाँ पर एक ये है और एक ये भी गिना जाएगा क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 2 हैं, ये भी नहीं आएगा। यहाँ भी 2 हैं, यहाँ 1 2 3 हैं, तो हकल्स रूल के हिसाब से दिस विल बी एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए 3 शर्त हैं। पहला साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, और हकल्स रूल को फॉलो करे यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव आयोडाइड होता है, फिर ब्रोमाइड और फिर क्लोराइड। आयोडाइड साइज में बड़ा है, और अगर साइज में बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होती है बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही आसान होता है। तो आयोडाइड की रिएक्टिविटी एल्किल हाइलाइड में सबसे ज्यादा है, इसके बाद ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, और सबसे लास्ट नंबर पे फ्लोराइड आ जाएगा। ये एक इन्होंने डायग्राम बनाया है, ग्राफ है जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का एक ग्राफ बनाया है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है साइज घटता है और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाती है इन अ पीरियड। तो यहाँ पर 2 ऐसे हैं, एक ये बी पोजीशन पे और एक ई पोजीशन पे, जहां ट्रेंड से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप जानते हैं कि अगर आप सेकेंड पीरियड एलिमेंट को देखें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट में इनका और नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी दे गो 1 स्टेप अहेड, एक कदम आगे चले जाते हैं। तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी अपने पड़ोस वाले से ज्यादा हो जाती है, तो ये एक स्टेप आगे चले जाते हैं। तो आगे वाले में आता है हमारे पास बेरिलियम और नाइट्रोजन। कारण क्या है, इसके पास p3 कॉन्फ़िगरेशन है विच इज हाफ फिल्ड एंड स्टेबल, और इसके पास s से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, नेक्स्ट में p से निकाल रहे हैं। s से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है और s2 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। इसमें से कौन सा ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव देगा? अब ये सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ सवाल है, तो इसको आपको ढंग से पता होना चाहिए कि कैसे ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव आप सोचोगे। इसके अंदर देखो, ये जो है ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी ये रेजोनेंस या प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। इन दोनों में से हम बात मानेंगे इसकी, और अगर इसकी बात मानेंगे तो इसकी ऑर्थो पोजीशंस ये हैं और पैरा पोजीशन ये है। तो ऑर्थो पे तो ब्रोमीन आके लग जाएगा, लेकिन पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो ट्राई ब्रोमो नहीं बन पाएगा, 3 नहीं बन पाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसी की बात मानी जाएगी, इसका एक ऑर्थो इधर, ये पैरा, और ये वाला ऑर्थो बिजी है, तो यहाँ पर फिर से ब्रोमीन नहीं लग पाएगा, तो यहाँ ट्राई ब्रोमो बनना पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी हम इसकी बात मानेंगे तो इसका एक ऑर्थो इधर, एक ऑर्थो इधर और एक पैरा इधर, यानी तीनों खाली हैं। नाउ दिस ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आके ब्रोमीन लग जाएगा, तो ये ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बना ले जाएगा। और ऐसा सवाल आपको एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, व्हेनेवर देयर आर 2 ग्रुप्स जिसमें से एक एम इफेक्ट दिखा रहा है और एक हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आप बात हमेशा एम इफेक्ट की मानेंगे। कारण आपको पता है क्योंकि एम इफेक्ट इज फार फार मोर इम्पैक्टफुल इन कंपैरिजन टू हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके अंदर तो एम इफेक्ट है ही नहीं, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। 2 solutions X and Y, electrolytes are taken in 2 beaker and diluted by adding 500 ml of water। एक का मोलर कंडक्टिविटी बढ़ा 1.5 टाइम्स और एक का बढ़ा 20 टाइम्स। तो आप जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का जब ग्राफ बनाया जाता है तो एक का तो स्लोली बढ़ता है, लेकिन एक का एब्रप्ट बढ़ता है। जिसका एब्रप्ट बढ़ता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जिसका स्लोली और ग्रेजुअली बढ़ता है वो स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग वाले का 1.5 टाइम्स x का बढ़ा है, यानी x एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है और y एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो x हमारा हो जाएगा NaCl और y हो जाएगा CH3COOH। ये स्ट्रांग होना चाहिए और वो वीक होना चाहिए। इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? थर्ड पॉसिबल नहीं है। कारण ये है क्योंकि L = 0 का मतलब S सब शेल, और S के अंदर m बराबर -1 नहीं आ सकता, m की भी वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि S सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है और उसके लिए m जो होता है वो 1 डिफाइन करते हैं, सॉरी 0 डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज नॉट पॉसिबल।
C2H5OH और C6H5OH ये इथेनॉल है और ये फिनॉल है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जैसे CH3 देन आफ्टर CH2 और इसको OH लिख लेते हैं यहाँ पर। अब ये जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लास्ट पेपर में भी ये बात मैंने बताई थी, दिस टर्मिनल मिथाइल एंड OH प्रेजेंट एट दिस पोजीशन इज अ वेरी गुड रिएजेंट जिसको आप आयोडोफॉर्म से ट्रीट कर सकते हो। तो ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा आयोडीन के साथ, लेकिन ये वाला जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो आप इन दोनों की मदद से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा 2 और 3 दोनों क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सोडियम मेटल से दोनों रिएक्ट कर लेंगे। एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास भी है और इसके पास भी है, इसके पास थोड़ा कम एसिडिटी है, ये ज्यादा एसिडिक है, लेकिन रिएक्ट तो दोनों ही कर लेंगे, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। बट दिस विल बी द रिएजेंट जिससे आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। Which transition in the hydrogen atomic spectrum will have the same wavelength as the transition n is equals to 4 to 2 of helium spectrum? यहाँ वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर जेड स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगर मैं इसमें हीलियम के लिए अप्लाई करता हूं तो आर तो आर ही रहेगा, हीलियम का जेड 2 होता है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 से 2 पे आ रहा है, तो यहाँ ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/16, इट विल बी r इंटू 4 इंटू 3/16, तो ये हो जाएगा 3/4r। अब 1/λ ये जो आया ये 3/4 आया हीलियम के केस में। हाइड्रोजन के केस में कब 3/4 आएगा, तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से चलना पड़ेगा। तो अब मैं हाइड्रोजन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसमें से R मैंने लिखा, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि वो वाला ऑप्शन मुझे चूज करना है जिसमें n1 और n2 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर 3/4 आ जाए। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन ये वाला है 2 और 1। इसमें यहाँ पर लिखेंगे 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास अगेन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1/4 इट विल बी 3/4r। तो ये जो आएगा ये भी 3/4 आ रहा है, उधर भी 3/4 आ रहा है, तो फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हीलियम में जो 4-2 का ट्रांजिशन में वेवलेंथ होगा वही यहाँ पर 2 और 1 में मिलेगा हाइड्रोजन के अंदर। दिस सॉल्यूशन इन अ बीकर टर्न्स ब्लू इफ कॉपर इलेक्ट्रोड। अब देखो कॉपर जब जाएगा तो अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तभी तो वो Cu से Cu+2 बनेगा और Cu+2 ब्लू कलर का होता है। तो ये घटना तभी हो पाएगी व्हेन कॉपर इज प्लेस्ड इन सच अ सॉल्यूशन जिससे कॉपर ज्यादा रिएक्टिव हो, और कॉपर आयरन एल्यूमिनियम और जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेकिन सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो सिल्वर में डालोगे तो कॉपर जो है वो Cu+2 में बदल जाएगा एंड दैट विल गिव ब्लू कलर टू द सॉल्यूशन। एनिलीन किससे ज्यादा बेसिक है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब आप जानते हैं एनिलीन तो नॉर्मल ये है, सिर्फ NH2 ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर, और अगर आपने पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया, नाइट्रो का मतलब है NO2, तो ये -m इफेक्ट दिखाएगा, और -m इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो पहला ही ज्यादा है, पहला जो है वो लेस बेसिक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू एनिलीन। बाकी ये मिथाइल लगाओगे तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, मिथाइल इथाइल ये सब प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट देंगे, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। The rate constant of a first order reaction is 5 into 10 raised to the power minus 3. How long will 5 gram of this reactant take to reduce 3 gram? तो यहाँ पे एक चेंज ये करना है कि it was 15, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, रेट कांस्टेंट 15 होना चाहिए। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, और लॉग लिखेंगे, लॉग में ऊपर लिखा जाएगा 5, नीचे लिखा जाएगा 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.303 जो है ये 1000 ऊपर जाएगा तो इसको 2303 बना देगा डिवाइडेड बाई 15, और log 5 होता है 0.70 और log 3 होता है 0.48। ये दोनों घटा दिए जाएंगे क्योंकि log 5/3 इज इक्वल टू log 5 माइनस log 3, तो ये बन जाएगा 0.22, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन आएगा 34.07 के करीब, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका फॉर्मूला है ये। अच्छा, इतना फॉर्मूला देख के ये तो पता चल गया कि एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसका रिडक्शन किया गया तो बी बना। उसके बाद अपॉन ट्रीटमेंट ऑफ बी विथ नाइट्रस एसिड
अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन हो तो हमारे मन में आता है सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है एमीन, फिर इसके बाद साइनाइड या आइसोसाइनाइड ये सब आते हैं। अब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराया गया तो इसने इथाइल अल्कोहल बनाया है। हम जानते हैं कि अगर 1 डिग्री एमीन को नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराया जाए तो वो अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पर अगर ये इथाइल अल्कोहल बना रहा है तो इसका मतलब वो जो कंपाउंड था हमारा, उस कंपाउंड का नाम मुझे पता चल गया, वो है C2H5NH2, क्योंकि इसी को मैंने जब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराया तो मुझे मिलेगा C2H5OH। तो अब मैं अपने कंपाउंड को पहचान गया हूं, ए को नहीं पहचान पाया हूं, लेकिन अभी मैं ये पहचान गया कि बी कौन है, बी जो बना है वो ये बना। अब आगे कह रहे हैं कि ऑन वार्मिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH बी। अब बी कौन है, बी को मैं पहचान गया, ये है बी। इसको किससे वार्म करा गया है, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH, तो CHCl3 एंड प्लस इसके साथ KOH लगाया गया है अल्कोहलिक, और इससे एक ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड बना है। तो हम जानते हैं ऑफेंसिव स्पेलिंग कंपाउंड जो बनेगा दैट विल बी आइसोसाइनाइड। ये आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन टेस्ट भी होता है, एंड दैट आइसोसाइनाइड हैविंग 2 कार्बन्स हेयर, एंड ये 2 कार्बन इधर आएंगे और N के साथ ये क्लोरोफॉर्म वाला C अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो आइसोसाइनाइड बनेगा इसी का ऑफेंसिव स्मेल आएगा, और ये प्राइमरी अमीन का टेस्ट भी होता है। तो दिस ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड विल बी आइसोसाइनाइड। C वर्सेस T बनाना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, A0 माइनस AT इज इक्वल्स टू KT। तो ये जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। इसमें अगर मैं AT, जिसको इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन से लिखा है, तो इसको AT इधर लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT लिख लेते हैं। तो इस तरीके से अगर लिखेंगे तो यही C है और ये है टाइम। तो यहाँ पर देखो स्लोप की जगह पर कौन आएगा, M की जगह पर आ जाएगा माइनस K, तो इसका स्लोप बन जाएगा माइनस K के बराबर, यानी A के साथ मुझे थर्ड मिलाना है। तो मेरे 2 ऑप्शन तो चले गए। अब B को चेक करते हैं अगले नंबर पे। फर्स्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है log C वर्सेस T। तो log C वर्सेस T जब फर्स्ट ऑर्डर में बनाएंगे तो जो स्लोप होगा वो माइनस K अपॉन 2.303 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, log A0 माइनस log AT इज इक्वल्स टू K अपॉन 2.303 T। सो दिस इज द इक्वेशन विच इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। सिर्फ लॉग का फर्क आ जाता है, यहाँ पर 2.303 आ जाता है। तो स्लोप में भी यहाँ माइनस K और माइनस K अपॉन 2.303 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब मुझे अपना आंसर दिख गया, दैट विल बी सेकंड ऑप्शन। C और D को अगर आप चेक करना चाहें तो dC/dt यानी रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको पता है जीरो ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो स्लोप कितना हो जाएगा, यूनिटी। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखने का तरीका क्या है, पानी का तो सबसे ज्यादा होता है जो कि चारों ऑप्शन में दिया ही गया है, तो पानी वाले में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, पानी सब में सेम है। और अमोनिया वाले ग्रुप में अमोनिया तीसरे नंबर पर आ जाता है, यानी बिस्मथ, एंटीमनी और उसके बाद आता है अमोनिया। तो यानी ये जो एंटीमनी है, बिस्मथ तो इसमें दिया नहीं है, तो एंटीमनी के बाद अमोनिया आना चाहिए। तो पानी सबसे ज्यादा, फिर एंटीमनी, फिर अमोनिया, फिर ASH3, फिर PH3। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ऑर्डर याद रखना है, कई बार ये पूछा जा चुका है ऑर्डर। कन्वर्जन्स किसकी वजह से होते हैं, विटामिन B6 की वजह से होते हैं। A की वजह से जीरोप्थैलेमिया, आंखें जो होती हैं उसके अंदर ड्राइनेस आ जाती है। C की वजह से स्कर्वी होता है, और E की वजह से कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे डिजीज हैं जिसमें इम्पोर्टेंसी और इनफर्टिलिटी भी आता है। यहाँ पर पूछा गया है कि करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर आ रहा है और अगर प्लस M वाला ग्रुप या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगा हुआ है तो वो रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, और जो NO2 लगा हुआ है वो रिएक्टिविटी को घटाता है। तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर पूछा गया है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे आगे वो आएगा जिसमें 2-2 CH3 लगे हैं। तो देखो यहाँ एक CH3 2 लगा हुआ है, फिर एक CH3, फिर इसके बाद एक NO2 और फिर 2 NO2, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये जो NO2 है वो ESR के लिए रिएक्टिविटी को घटाता है, तो 2-2 लगे हैं तो सबसे कम हो जाएगा, और हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो 2 वाला सबसे कम, फिर 1 वाला, और ये बढ़ाता है तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका हो जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर विल बी फोर्थ ऑप्शन। एन एसिड सॉल्यूशन हैज pH इज इक्वल्स टू 6, इसको pH बराबर दिया गया है 6।
तो इसका मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, इट विल बी 10 रेज टू द पावर -6। अब इसको डाइल्यूट करा गया है 100 टाइम्स, तो जो नया H प्लस आएगा, न्यू H प्लस, इट विल बी इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -8। अब -8 नया H प्लस आया है, तो आप pH 8 नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि 8 कहेंगे तो बेसिक बन जाएगा। तो ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है। यहाँ पर H प्लस आपको काउंट करना पड़ेगा फ्रॉम वाटर ऑल्सो। तो पानी से कितना H प्लस मिलेगा, 10 की पावर -7। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -8, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल H प्लस कितना आ जाएगा, टोटल H प्लस विल बी इक्वल टू 10 ये वाला और एक ये, यानी 11 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। और यहाँ से जब आप pH निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस लॉग 11। अब ऐसे सोचो कि 8 माइनस लॉग 10 होता तो log 10 1 होता है, तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 आ जाता। log 11 है तो थोड़ा ज्यादा होगा, यानी 7 से थोड़ा कम आएगा, तो आपको टिक करना है 6.95, दैट इज सेकंड ऑप्शन। द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग परफेक्ट टेट्राहेड्रल, तो PCl4 PCl फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चला गया तो 4 बचे और 4 के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, तो PCl4 में 4 Cl इस तरीके से लगे हुए, एंड दिस इज अ परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नाउ NH4 इज अगेन सेम ही ग्रुप का है और उसी तरीके का बॉन्डिंग इसमें भी आपको दिखाई देगा। तो दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पर अमोनिया के साथ 3 ही बॉन्ड है, तो ये पिरामिडल बन जाएगा। SF4 में आप देखो लोन पेयर एक बचा रह गया है, तो इट इज sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, सीसॉ शेप बनता है, इसका भी सीसॉ शेप बन जाएगा। तो दीज आर नॉट द एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, तो बहुत सारे मिलते हैं, एक क्लोरीन लग सकता है, 2 लग सकते हैं, 3 लग सकते हैं, तो मिक्सचर मिलता है। एंड इट प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, ये गलत लिखा हुआ, इट प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, अगर फ्री रेडिकल लिखा होता तो सही होता, यानी पहला सही है और दूसरा इनकरेक्ट है, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड फॉर d ऑर्बिटल, रेडियल नोड जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, इट इज इक्वल्स टू n माइनस l माइनस 1, और एंगुलर नोड की संख्या l के बराबर होती है। d सबशेल के लिए जो l की वैल्यू है वो कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू 2, तो एंगुलर नोड तो हो जाएंगे 2 के बराबर, तो ये 2 एंगुलर नोड वाला मुझे टिक करना है, इनमें से ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब 2 एंगुलर नोड के बाद n माइनस l माइनस 1 करोगे तो n माइनस 2 माइनस 1 यानी n माइनस 3 रेडियल नोड्स हो जाएंगे जो दोनों में दिए हैं, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, n माइनस 1 आएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन, टोटल नोड n माइनस 1 हो जाते हैं। तीनों का फॉर्मूला याद रखें। सबसे पहले रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू n माइनस l माइनस 1। एंगुलर नोड का फॉर्मूला है l के बराबर, और टोटल नोड अगर जोड़ोगे तो l कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल कम आउट टू बी n माइनस 1। नाउ दिस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कीप इट इन योर माइंड। 84 नंबर 85 पे आते हैं। सेरियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसके बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है ये बतानी है। ये जितना भी लिखा हुआ है सब आपको एनसीईआरटी की लाइनें हैं। इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +4 होता है, जिसमें से +3 ज्यादा स्टेबल होता है। जितने लैंथेनॉइड्स हैं सबका +3 ज्यादा स्टेबल है, +4 कम स्टेबल है। तो ये सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पाया ही नहीं जाता, ये गलत बात लिखी है, पाया जाता है लेकिन +3 ज्यादा स्टेबल होता है। और +4 जब भी बनता है तो वो हमेशा कोशिश करता है कि वो +3 में बदल जाए। तो अगर वो +3 में बदलेगा तो खुद रिड्यूस होगा, यानी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो काम करेगा। तो हमारे सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ तीसरा गलत लिखा हुआ है इसमें। इसमें पूछा गया है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जिंक के अंदर सबसे कम होते हैं, तो जिंक सबसे पीछे होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन चला गया। और जितने ऑप्शन दिए इसमें मैग्नीज के अंदर सबसे ज्यादा होगा। आपको पता है मैग्नीज +2 में जब रहता है तो 3d5 बनाता है और 5 से ज्यादा अनपेयर्ड हो नहीं सकते, तो सबसे आगे मैग्नीज होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही टिक कर दूंगा, मेरा करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। कोबाल्ट और निकल का आप निकाल सकते हैं कि कितने कितने अनपेयर्ड हैं, दैट विल गिव यू एन इनसाइट फॉर दिस। 1.5 मोल ईच ऑफ XY एंड XY3 का वजन 96 और 120 है, तो दोनों के वजन पूछे गए हैं कितने कितने होंगे। इसका 1.5 मोल लूंगा तो मेरे पास आएगा 1.5x प्लस इसको 1.5 से गुणा करेंगे तो 3y, और इसका वजन बता रहे हैं ये लोग 96। इसमें देखेंगे तो इट विल बी 1.5x और इसको गुणा करेंगे 1.5 से तो ये आएगा 4.5y
और ये है 120 के बराबर। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं घटा दूं तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4.5 से 3 घटाएंगे तो 1.5 y आएगा एंड इट इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से अगर आप y का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 1.5 और ये आ जाएगा कितना 240, तो 15 1 यानी 16 के बराबर आ जाएगा, इट विल बी 16। ठीक है, तो 16 आ गया किसका वैल्यू y का, और किसी भी इक्वेशन में आप रख के x निकालने तो x जो है वो 32 आ जाएगा, तो 16 एंड 32 विल बी द करेक्ट आंसर। CO बॉन्ड ऑर्डर इन कार्बोनेट, कार्बोनेट बना के देखते हैं, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस और सिंगल बॉन्ड O माइनस। कुल बॉन्ड कितने हैं 4, कितने लोगों में बट रहे हैं 3 ऑक्सीजन में, तो 4/3 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इज बेसिकली द नंबर ऑफ बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड को 3 आदमी में बांटोगे, एक के हिस्से में 4/3 आएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी 1.33। Which one of the following sequence represent the correct increasing order of bond angle? ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है, आपको पिछली बार भी मैंने कहा था याद करने के लिए। ClO2 जो है इसका तकरीबन 118 होता है बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल 111 है, पानी का 104 होता है और इसका लगभग 103 होता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप याद कर लो। थोड़ा कॉन्सेप्चुअली देखें तो ClO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, इसमें डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इसके बाद एक लोन पेयर बचता है इसके बाद और एक फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 2 4 और 2 6 और एक 7। यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। और जब आप OCl2 को देखेंगे तो OCl2 में इधर भी Cl लगा है और इधर भी Cl लगा हुआ है और 2 लोन पेयर। अब आपको पता है 2 लोन पेयर होंगे तो रिपल्शन ज्यादा करेंगे, ज्यादा रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, थोड़ा छोटा होता है तो 118 की बजाय 111 हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों का ही sp3 है, यहाँ भी काउंट किया जाएगा क्योंकि पेरिफेरल एटम्स जो हैं वो हाई EN के हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा चूंकि ये सवाल जेईई मेन में पूछा जा चुका है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आप इसको सीधे याद रखो, क्यों अपना समय व्यर्थ करो इतना लॉजिक लगाने में, इनका वैल्यू ही याद कर लो, ये थोड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है। द कलर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ मैग्नेट आयन इज, तो MnO4-2 में ये +6 पे है, इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है एंड इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर पेपर नंबर 24, आई थिंक दिस वाज 24। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 पेपर्स, इसको मैं एवरेज पेपर कहूंगा बट कुछ सवाल थे जो अच्छे थे, तो इसमें आपका स्कोर इस टाइम पे 160 से ऊपर ही होना चाहिए इफ यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अदरवाइज आप अपने सारे पेपर रिवाइज करते रहें, जो पुरानी गलतियां हुई हैं जो बार बार हो रही हैं उसको मार्क करके कॉपी में लिखें, आखिरी दिन रिवाइज करने के लिए पढ़ाई करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।